जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और हम आए हैं फिर से वही जो गवर्नर जनरल का चौथा सेशन है उसको लेकर, जिसमें से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल बन ही जाते हैं। हिस्ट्री का ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से सवाल आते ही आते हैं और पूछे जाते हैं। कभी कभी बहुत लोग स्टूडेंट कहते हैं कि गवर्नर जनरल काफ़ी बड़ा सेशन है, याद भी नहीं होता है और अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, कितना भी रटते हैं याद नहीं होता है। लेकिन आप जो मेरा सेशन चल रहा है इसको देखने के बाद हमारा मेन उद्देश्य आपको याद करवाना, आपको याद होगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हम छोटा छोटा सेशन लेकर चल रहे हैं। 15 से 18 मिनट 17 मिनट का वीडियो है जिसमें कि आपको पूरा अच्छी तरह से याद होगा और आपको हम रिकॉल करवाएंगे। मेरा उद्देश्य है याद करवाना। और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्द बिहार एसएससी का जो ये है आने वाला है, बिहार एसएससी का सचिवालय का भी आने वाला है। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों आने वाला है। हमारा जो कुछ ही दिनों में आने वाला है, आपको बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अभी बिहार सरकार बहुत बदमाशी कर रही है। जो दरोगा के परीक्षार्थी थे, जो आवेदक थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी सरासर ही हो रहा है। इसके लिए मुख्य रूप से आवाज़ उठाना होगा सभी लोगों को। इसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, दरोगा के लिए क्या अन्याय किया गया है। जो भी फिजिकल चल रहा है 2446 वाले जो सीट जो आया था पिछले साल, उसका जो फिजिकल चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, जो 21 तारीख से जो फिजिकल शुरू हुआ है, उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी चल रहा है। तो उसको लेकर आवाज़ उठाया जाएगा। हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि क्या स्थिति चल रहा है, स्थिति कैसे गंभीर है और कैसे जो स्टूडेंट है रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिनका एज ख़त्म हो गया है, जिनका घर से दबाव है कि अब तुम पढ़ाई छोड़ो। उन लोगों का रिजल्ट किस तरह से आता है, रिजल्ट लाने में क्या होता है, वही जानते हैं, विद्यार्थी ही जानते हैं कि पीटी पास करना, फिर मेंस पास करना, उसके बाद फिर से फिजिकल में आने के बाद फिर मेरिट बनता है। उसके बाद भी अगर रिजल्ट कहीं फंस रहा है, चाहे अगर बिहार सरकार इस पर कुछ आपत्तिजनक काम कर रही है, तो इस बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा, इस पर आवाज़ उठाया जाएगा। और जब लोग इश्क लड़ाते हैं इस उम्र में, इस उम्र में बहुत ऐसे हैं लोग हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट रात भर जग के पढ़ता है, अपनी आँखों को रात से सींचता है और किताब पर फोकस करता है। बुक से ज़्यादा जो भी बुक होता है उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। इंसान जो स्टूडेंट है वो अपना लुक से ज़्यादा बुक पर ध्यान देते हैं। फिर भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार घोटाला कर रही है। क्या वो फॉर्म जब भरवाती है तो पैसा नहीं लेती है? अरे वो तो इतना पैसा ले लेती है। अगर 1000 पोस्ट निकालती है तो वो इतना पैसा लाखों लाख के संख्या में लोग फॉर्म भरता है, इतना पैसा ले लेता है कि जो अगर 1000 का ज्वाइनिंग भी करवा दे, उसका रिटायरमेंट तहात दे दे सैलरी के साथ, फिर भी उसका 10 गुना पैसा बच जाता है उसके पास। इतना पैसा स्टूडेंट देते हैं। लेकिन ये जो हरामीगिरी कर रहा है सरकार, ये नहीं चलेगा। नीतीश सरकार को होश में आना पड़ेगा। इस पर हम अगला वीडियो बना रहे हैं कि क्या गड़बड़ी किया है नीतीश सरकार हम लोगों के साथ, क्या गड़बड़ कर रहा है। बहुत लोग वहाँ से लौट के आए हैं बिना नोटिफिकेशन के। आपका बाप का राज नहीं है कि आप कुछ कर लीजिएगा बिना नोटिफिकेशन के। आप अगर कोई अपना मन से नियम कानून लाइएगा तो ये नहीं है। कोई भी फॉर्म जब निकलता है तो उसमें यह बता दिया जाता है कि हाँ ये क्राइटेरिया है, सिलेक्शन का ये प्रोसेस है। बीच में अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आप पे केस होगा। अगर आप, और यह बात वो भूल जाए सरकार, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कि जिस तरह किसानों का हालत करके रखे हैं वैसा स्टूडेंट का हालत कर दे तो ये कतई नहीं होगा। अगर जिस दिन स्टूडेंट अगर अपना होश में आ गया तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा सरकार को। और ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि बहुत बड़ा गलती कर रहा है सरकार। अभी जो भी दरोगा के परीक्षार्थी थे रो रहे हैं बेचारे, जिनका एज ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, जिनका आखिरी यह उम्मीद था, है ना। तो ये सब बहुत ख़राब स्थिति चल रहा है अभी। ऐसा नहीं चलना चाहिए। वोट के समय बहुत अच्छे अच्छे वादे किए जाते हैं, बहुत अच्छा बात कहा जाता है, लेकिन बाद में अंगूठा दिखाने के सिवा और कुछ नहीं। और तुम भाई कुछ मत दो, लेकिन जो तुम काम कर रहे हो उस पर तो तुम कम से कम 100% दो। क्या तुम परीक्षा, तुम विद्यार्थी फॉर्म भरता है तो पैसा नहीं लिया जाता है? साला 800 रुपया फॉर्म देके, पैसा देके आदमी फॉर्म भरता है विद्यार्थी। कहाँ से गरीब बच्चा सब अपना अनपढ़ माँ बाप से पैसा मांग के फॉर्म भरता है। और ये नौटंकीबाजी करेगा तो ये नहीं चलने वाला है। नीतीश सरकार का होश में उसको आना पड़ेगा। चलिए उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पहले देख ले कि क्या है गवर्नर जनरल तथा गवर्नर जनरल किस प्रकार से हमने 3 वीडियो पीछे बना रखा है। इसको आप लोग देखिएगा, पूरा आपको रिकॉल हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। उसको देखना अति जरूरी है और अति महत्वपूर्ण है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। आप ध्यान से देखें और याद करते चलें, ठीक है। चलिए
लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते हैं कि क्या था। समय उसका है 1848 से 56। लॉर्ड डलहौजी का अगर समय देखें तो 1848 से 1856 है। और लॉर्ड डलहौजी क्या क्या चलाता है? हड़प नीति, उसी को कहते हैं व्यापक नीति, उसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यह चलाया था। ठीक है, हड़प नीति, व्यापक नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन चलाया था? लॉर्ड डलहौजी। अब यह जान ले कि आखिर यह हड़प नीति था क्या। तो हड़प नीति था, लॉर्ड डलहौजी का कहना था कि जिसका दत्तक पुत्र होगा, जिसका अपना पुत्र नहीं है या जिसका शासन प्रशासन अच्छा से नहीं चल रहा है, जिसका राज अच्छा से ढंग से नहीं चल रहा है, उसके राज को हड़प लेंगे हम और हम अपने में मिला लेंगे। यही हड़प नीति था। तो इस चीज़ का जो है चलाया था लॉर्ड डलहौजी इस चीज़ को। अब कहता है कि 1857 का, और एक चीज़ और जान लीजिए कि यह जो हड़प नीति था यह 1857 की क्रांति का कारण भी बनता है। बहुत बड़ा कारण में से यह भी था एक, जो लॉर्ड डलहौजी का जो यह नीति था यह 1857 की क्रांति का कारण बनता है। देखिए अब क्या होता है कि इसी हड़प नीति के कारण क्या होता है, जब हड़प नीति चला तो सतारा को 1848 में, जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1849, उदयपुर 1852 और झांसी 1853 और नागपुर 1852 में, अवध 1856 में सबको हड़प लिया गया यह हड़प नीति के द्वारा। फिर से देखिए, हमने बताया कि हड़प नीति क्या था? जिसका अपना पुत्र नहीं है, जिसका दत्तक पुत्र है। देखिए झांसी की रानी के पास दत्तक पुत्र था, अपना पुत्र नहीं था। 14 साल की उम्र में शादी हुआ था और 80 साल के जो थे उनसे शादी हुआ था। उसके बाद उनके पति मर गए। पति मरने के बाद एक उनका दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र के हिसाब से इनको ये किया गया, हड़प लिया गया। तो कौन कौन क्षेत्र हड़पा गया सो जान लीजिए। सतारा 1848 में, 1848 में एक सतारा, जैतपुर 1849 में। देखिए जैतपुर और संभलपुर दोनों 1849 में, याद हो गया, जैतपुर और संभलपुर दोनों 1849 में, क्लियर है। अब उदयपुर आता है 1852, उदयपुर 1852, उदयपुर 1852, झांसी 1853, झांसी 1853 में। झांसी की रानी के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा किया है पिछले वीडियो में, आप शुरू से देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास। तो झांसी 1853 होता है। नागपुर 1852, देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले सतारा 1848 हो गया, जैतपुर संभलपुर 1849, उदयपुर और नागपुर दोनों का दोनों 1852 है। उदयपुर नागपुर 1852 में, झांसी 53 में, अवध 1856 में। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो लॉर्ड डलहौजी था तोपखाना कहाँ बनवाया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो मेरठ में, क्वेश्चन सीधे आता है पेपर में कि तोपखाना जो मेरठ में बना था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। या यह भी कह सकता है कि मेरठ में जो तोपखाना जब बना उस समय गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल ये थे आपका लॉर्ड डलहौजी थे, ये भी पूछ सकता है। अब आता है कि सेना का मुख्य कार्यालय। अब ये जो लॉर्ड डलहौजी था वो सेना का मुख्य कार्यालय की बात करें अगर हम, तो शिमला में बनाया था। लॉर्ड डलहौजी सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ बनाया था? शिमला में। तो हमने लॉर्ड डलहौजी के बारे में जाना। अभी और जानना है लॉर्ड डलहौजी के बारे में, बहुत प्रभावी यह गवर्नर जनरल था। ठीक है ना। अब देखिए, अब यह हमने क्या बताया कि सेना का मुख्य कार्यालय बनाता है शिमला में, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें अगर हम, तो वो भी शिमला में है। ठीक है, सेना का मुख्य कार्यालय शिमला में और ग्रीष्मकालीन राजधानी भी शिमला में बनता है। अब यह भी जान लीजिए कि 1853 में पहली रेल मुंबई से ठाणे, जो कि 34 किलोमीटर, लॉर्ड डलहौजी के समय ही चला था। क्वेश्चन सीधे आता है पेपर में कि वो कौन ऐसा गवर्नर जनरल था, भारत का वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल के दौरान पहली बार रेल जो है वो चलाया गया था। तो हम जानेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। और यह भी जानेंगे कि मुंबई से ठाणे, कभी कभी ठाणे से मुंबई देता है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे, क्लियर करवाते चले हम आपको। मुंबई से ठाणे चला था 34 किलोमीटर के लिए। चलिए 1854 में डाक टिकट भी चला था इसी के समय, डलहौजी के समय। अब आता है कि विद्युत तार सेवा, यह भी लॉर्ड डलहौजी के समय चला था, कोलकाता से आगरा चला था। तो क्या देखा हमने? 1853 में रेलवे पहली बार मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, 1854 में डाक टिकट और विद्युत तार सेवा
कलकत्ता से आगरा के लिए चलाया गया था 1857 में, ठीक है। और एक चीज़ और जान ले कि यह जो विद्युत तार जो सेवा था वो 1857 की जब क्रांति हुआ उसमें अहम भूमिका निभाई। मतलब यहाँ का खबर वहाँ, वहाँ का खबर वहाँ करके जो है सारा क्रांति को दबा दिया गया और कहीं ना कहीं से सभी सारे क्रांति को रोकने का प्रयास किया गया। तो यह जो है 1857 में अहम भूमिका निभाई। क्रांतिकारियों का कहना था, जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनका कहना था कि ये जो 1857 की क्रांति में जो विद्युत तार जो है ना वो हमारे लिए गले का फंदा का समान काम किया। गला का जो फंदा है उसके समान काम किया है कौन? विद्युत तार। भारतीय क्रांतिकारियों का कहना था, ये हमने जाना। 1854 में देखिए 1854 में चार्ल्स ने वुड डिस्पैच चलाया। देखिए चार्ल्स वुड डिस्पैच चला, ठीक है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को हम वुड डिस्पैच के नाम से भी जानेंगे। यह क्या था? तो देखिए यह विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, चार्ल्स वुड। तो इस समय गवर्नर कौन थे? तो यही थे, लॉर्ड डलहौजी था। हमने देखा कि 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच चला, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। और यह किस चीज़ से संबंधित था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। क्लियर? अब देखिए क्या होता है कि हड़प नीति तो चलावे किया था। इसके अलावा 1850 में सिक्किम, 1852 में पंजाब, फिर 1852 में द्वितीय आंग्ल वही वर्मा युद्ध में वरना को विलय कर लिया। क्लियर हो गया? देखिए क्या क्या किया। हड़प नीति के अलावा छीन लेता है, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र होता है। हड़प नीति तो चला, उसके अलावा 1850 में कहता है कि हड़प नीति से काम नहीं चल रहा है, कुछ और कुछ सोचना पड़ेगा। और सोचना क्या पड़ेगा कि अब कुछ जहाँ जहाँ कमज़ोर शासक थे वहाँ कहता था कि उसको हम छीनिए लेते हैं, जाएंगे 2-4 हाथ देंगे, 2-4 लात देंगे, बस अपने डराएंगे धमकाएंगे, अपने आप हमको क्षेत्र दे देगा। तो देख लिया 1850 में सिक्किम को छीन लिया, 52 में पंजाब को छीन लिया। देखिए 1852 में ही द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है, उसमें वर्मा का जो क्षेत्र है उसको भी यह छीनने का काम करता है। कौन? लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी का कहानी हो गया ख़त्म। अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग के ऊपर। क्या करता है लॉर्ड कैनिंग? देखिए लॉर्ड कैनिंग का समय अगर पूछे जाए तो 1856 से 62 का समय होता है। लॉर्ड कैनिंग का समय 1856 से 62 का समय होता है। यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्लियर? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। याद कर लीजिए, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय। क्या है कि उसके बाद यह कहा जाने लगा जब 1857 की क्रांति होती है तो यह चीज़ देखते हुए ब्रिटिश क्राउन जो है अपने आप टोटल सत्ता जो है अपने हाथ में ले लेती है। और हाथ में लेने के बाद यह घोषणा करती है कि नहीं, अब वैसे नहीं चलेगा, अब कोई गवर्नर नहीं रहेगा, अब भारत का वायसराय रहेगा। तो उसी समय लॉर्ड कैनिंग थे। और यह भी याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रथम वायसराय बन गया, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, एकदम याद करते चलेंगे। चलिए अब आते हैं भारत के प्रथम वायसराय के बारे में, जाने कि कैसे कैसे वायसराय लोग आए, उनका क्या क्या काम रहा, कैसे कैसे काम किया उन्होंने। तो लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1856 से 62 का उसका समय है। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 का उसका समय माना गया है। जाहिर सी बात है कि 1857 में विद्रोह हुआ था। तो देखिए ये आप कार्यकाल याद रखिएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या है कि कार्यकाल याद रहेगा तो आपको कोई भी ऐसा घटना घटेगा तो समझिए कि अच्छा प्लासी की लड़ाई, इसका समय ये इतना है तो वही रहा होगा। फिर कहिएगा कि अच्छा ये युद्ध है, कोई भी मान लेते हैं कि सोचिएगा कि अगर कोई भी ऐसा दिमाग में घटना आ जाए जिसके बारे में आप सोचिएगा तो आपको ये अगर याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम जानेंगे कि क्या उनका किस तरह से उसका काम रहा भारत में। देखिए हमने क्या बताया कि पहला वायसराय था अंतिम गवर्नर जनरल। सबसे पहला बात तो ये आता है, पहला वायसराय भारत का और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए 1857 क्रांति के, हाँ ये भी बात जान लीजिए, हमने बता ही दिया है कि 1857 की क्रांति के बाद वायसराय का पद आया। क्लियर है। देखिए भारतीय दंड संहिता, ठीक है, आईपीसी जिसको बोलते हैं 1860 में, देखिए इसी के समय लॉर्ड कैनिंग के अभी भी देखते हैं हम लोग कि आईपीसी की धारा इतना के तहत हाल फिलहाल में ही आईपीसी की
साल 2 साल पहले की कहानी है कि जो समलैंगिकता कानून आया था वह आईपीसी के धारा 377 के तहत जो है उसको रद्द कर दिया गया था। तो वही अब आज भी हम उसी आईपीसी धारा का प्रयोग करते हैं। तो यह आईपीसी भारतीय दंड संहिता जो है यह 1860 में आया सबसे पहले। 1860 में आने के बाद अब पूछता है कि कौन लाया था, किसके समय आया था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय आया था, ये हम जान गए। तो ये भी हम बताया कि अभी हाल फिलहाल में जो समलैंगिकता कानून आता है निरस्त हुआ था वो आईपीसी धारा 377 के तहत ये आपका पेपर में पूछा जा सकता है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। अब देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह पर रोक। अब यह भी कहा कि भाई विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, रोकना नहीं है, होना चाहिए, विधवा दोबारा शादी कर सकती है। इसका समर्थन के लिए इसने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का साथ लिया। हालांकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब विधवा पुनर्विवाह का जब समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि विधवाएं भी को भी अधिकार है शादी करने का, वो समय था 1856 का। उस समय लॉर्ड कैनिंग ही रहता है भारत का वायसराय के रूप में या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में। और यह भी जान लें हम कि 1857 में ही कोलकाता, मुंबई, मद्रास में लंदन यूनिवर्सिटी के जैसा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया। हमने क्या देखा कि 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास ये तीनों बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी हुआ करता था उस समय। तो इस प्रेसिडेंसी को लेकर यह कहा गया कि लंदन में जिस प्रकार का यूनिवर्सिटी है वैसा यूनिवर्सिटी का स्थापना यह भारत के 3 क्षेत्र कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में किया जाना चाहिए। और इस तीनों जगह पे लंदन के जो यूनिवर्सिटी थी उसके जैसा व्यवस्था किया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने यह लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग के बारे में आज जाना। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही पढ़ेंगे ताकि आपको मज़ा भी आए और आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। 1 से 2 बार और देखेंगे, पूरा तरह से याद हो जाए। और एक बात और बता देना चाहते हैं हम आपको कि किसी भी स्थिति में मेरा एक ही उद्देश्य है, पढ़ाई कोई खेल नहीं है। अगर पढ़ाई से खेल करोगे तो ज़िंदगी तुम्हारे साथ खेल जाएगा, चाहे वो हम हो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। पढ़ाई खेल नहीं है, पढ़ाई को बड़ी सीरियस के साथ पढ़ना पड़ता है, बड़ी सावधानी के साथ, बड़ा संयोग के पढ़ना पड़ता है, मन को एकाग्रचित करके पढ़ना पड़ता है। और हम तुरंत आ रहे हैं फिर दूसरा सेशन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।